हेलो नमस्कार साथियों दोस्तों। आज अपने पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें अपने आज पढ़ने वाले हैं इसकी जो अवस्थाएं हैं। पाचन तंत्र कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, जैसे मुख्य, ग्रसनी, ग्रासनाल, अमाशय, इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी का नानी क्लास के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इसमें देखिएगा, साथ में जानेंगे कि इसमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो बनते हैं, जो अपने एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिएगा, इस प्रकार का एक डायग्राम है जो मानव तंत्र का दिया हुआ है। इसमें देखिएगा, जैसे जीवा है, मुख है, ग्रिशिका से ग्रासनाल है, अमाशय से उदंत्र है, प्रदांत्र है, गुदाद्वार है। यहाँ तक इस प्रकार की जो प्रक्रिया चलती है पाचन की, इसके बारे में अपने इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें देखिएगा, मानव का पाचन तंत्र। देखिए, पाचन तंत्र होता है क्या? पाचन जैसे अपने जितने भी खाते हैं पीते हैं, उनका पाचन होने के बाद अपशिष्ट के रूप में बाहर निकालते हैं और कुछ अवशोषण के माध्यम से हमारा रक्त के माध्यम से शरीर के अंदर जो चला जाता है। इसमें देखिएगा, इसकी उत्पत्ति है एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों से विकसित होता है। यहाँ से पूछा जा सकता है कि पाचन तंत्र का विकसित कहाँ से होगा। एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो स्तर होते हैं, यहाँ से विकसित होता है। ऐसे जो भ्रूणीय अवस्था में मानव का जो विकास होता है, भ्रूणीय अवस्था में शिशु विकास होता है, तीन अवस्था होती है। एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम होती है। ये तीन स्तर होते हैं। और यहाँ से आपसे पूछा जाए कि मानव का जो पाचन तंत्र होता है उसका उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो आप क्या बोलोगे? एक्टोड्रम और एंडोड्रम दोनों से विकसित होता है। यहाँ तक ये याद रखिएगा। अब देखो ना, संरचना देखो इसमें। मनुष्य का पाचन तंत्र दो प्रमुख घटकों से मिलकर बना होता है। जो पाचन होता है, दो प्रमुख महत्वपूर्ण इसके स्तर होते हैं। इसमें देखो, इसमें जैसे आहार नाल है, एक होगी सहायक ग्रंथियां जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम स्रावित करेगी जो पाचन के लिए आवश्यक होंगे। अब देखिए, आहार नाल है जो मुख से गुद्दा तक जाती है। जैसे कि आप डायग्राम में देखो, यहाँ से मुंह से लेकर गुद्दा द्वार तक। गुदा द्वार यानी कि यहाँ से जो भी पदार्थ हम खाते हैं पीते हैं वो यहाँ से अंदर जाएगा और गुदा द्वार से अपशिष्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। यानी कि आहार नाल की लंबाई या आहार नाल का माने तो कहाँ से होगी? मुख से लेकर गुदा द्वार तक हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, सहायक ग्रंथियां। पाचन में सहायक अंग होते हैं जो विभिन्न प्रकार के क्या करेंगे? एंजाइम को स्रावित करेंगे जो कि पाचन को सहायक बनाएंगे। जैसे लार ग्रंथियां है, लार ग्रंथियों से कौन कौन से एंजाइम निकलेंगे वो हम जानेंगे। यकृत है, यकृत से किस प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। और अग्नाशय ग्रंथियां हैं, अग्नाशय है, अग्नाशय से कौन कौन से एंजाइम निकलेंगे जो एंजाइम जो पाचन के लिए सहायक होंगे। ठीक है। यहाँ तक आप याद रखना। तो आहार नाल और सहायक ग्रंथियां जो प्रमुख घटक होते हैं, किसके होते हैं? ये पाचन के प्रमुख घटक होते हैं। अब देखिएगा, नेक्स्ट देखो इसमें। अब देखिए, एक इस प्रकार का प्रश्न बनता है कि आहार नाल की लंबाई में अंगों की सही सही स्थिति का क्रम क्या होता है। यानी कि आहार नाल में क्या होता है? मुख्य गुहा से लेकर गुदा द्वार तक जितने भी अंग आते हैं जो अपना अपना कार्य करते हैं, जैसे जैसे आएगा, जब मुख से मुख आ जाएगा, ग्रसनी, ग्रास नाल, इस प्रकार आते जाएंगे और गुदा तक कौन कौन सा क्रम सही क्रम होगा ये आपको बताना है। देखो देखो, इसमें देखिएगा, मुख है, ग्रसनी है, अमाशय है। क्या मुख से ग्रसनी, ग्रसनी से अमाशय जाता है फिर ग्रास नाल आता है? नहीं। ग्रास नाल क्या आएगा? इससे पहले आएगा। ये गलत हो गया अपना। अब देखो, मुख से ग्रसनी है, ग्रसनी से ग्रासनाल। इनकी भोजन के बारे में बता रहा है कि भोजन कहाँ से स्टार्ट होगा और अंत तक कहाँ जाएगा। मुख से ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रासनाल हो गया, ग्रासनाल से अमाशय, अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत और बड़ी आंत से उदरद्वार तक जाएगा। तो ये बी नंबर अपना आंसर सही हो जाएगा। मुख से ग्रासनाल, ग्रास ने ग्रसनी, अमाशय, अमाशय यहाँ तक तो ठीक है, फिर अमाशय से छोटी आंत में जाना चाहिए। ये इस प्रकार गलत हो गया। ये मुख हो गया, मुख से ग्रासनाल, ग्रासनाल में सीधा थोड़ जाएगा, मुख से क्या जाएगा? ग्रसनी में जाएगा, ग्रसनी से ग्रासनाल जाएगा। तो इस प्रकार यही भी गलत हो गया। तो अपना सही कौन सा है? बी नंबर है। इसका क्रम याद रखिएगा। मुख है, मुख से ग्रसनी भोजन जाता है, ग्रसनी से ग्रासनाल में, ग्रासनाल से अमाशय है, अमाशय से छोटी आंत और बड़ी आंत है, और अंत में जाता है गुद्दा तक जाता है ये अपना। ठीक है। अपशिष्ट के रूप में वहां तक बाहर निकाल दिया जाता है। ये एक प्रश्न इस प्रकार का बन सकता है। अब देखिए, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? नॉर्मली प्रश्न आपसे पूछ ले जाए कि आहार नाली की लंबाई कितनी होती है, तो कितनी होगी? 9 से 10 मीटर आहार नाली की लंबाई होती है, यानी कि लगभग 32 फीट होती है। देखने में तो बहुत बड़ी लग रही है, 32 फीट बहुत बड़ा होता है। ठीक है। क्योंकि इसमें छोटी आंत होती है
छोटी आंत घुमावदार के रूप में बहुत बड़ी होती है इसमें। अब देखो, मुख हो गया, ग्रसनी, ग्रासनाल, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा हो गया। यहाँ तक ये आहार नाल के टोटल है। यानी कि आहार नाल के अगर भाग पूछा जाए कि कौन कौन से आहार नाल के भाग है, तो आप क्या बोलोगे? मुख है, ग्रसनी, ग्रासनाल, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। ये सारे सभी के सभी क्या हो गए? इसके आहार नाल के भाग हो गए। मुख से लेकर गुदा द्वार तक हो गया। ठीक है। इसके बीच में डायफ्राम भी आता है, पित्ताशय भी आता है। ठीक है। यकृत में जो पाया जाता है, पीतनली है, यकृत है, अग्नाशय, ये भी अपने परिशेषी का हो गया, जो अवशेषी अंग है। ठीक है। ये भी अपने इसमें पढ़ने वाले हैं। अब देखिएगा, शाकाहारी जीवों की आहार नाल, एक मांसाहारी होते हैं जीव, एक शाकाहारी होते हैं। उनके आहार नाल में अंतर क्या होता है? देखो क्या होगा, मांसाहारी जीवों की तुलना में अधिक लंबी होती है। याद रखना, शाकाहारी जितने भी शाकाहारी है, ठीक है, साग सब्जी वगैरह खाते हैं, शाकाहारी होते हैं, इनकी जो आहार नाल की लंबाई कितनी होगी? मांसाहारी से बड़ी होगी। क्यों होगी? किस कारण से होगी? इसका कारण क्या? देखो, कारण क्या हो जाएगा? शाकाहारी जीवों का आहार मुख्यतः जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे सेल्यूलोज से भरपूर होता है। क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है, और सेल्यूलोज के पाचन करने के लिए एक लंबा मार्ग चाहिए होता है। इसी वजह से क्या होगा, शाकाहारी जितने भी जीव जंतु है, उनकी जो आहार नाल होती है, उसकी लंबाई मांसाहारी की तुलना में बहुत बड़ी होती है। सेल्यूलोज का पाचन कठिन होता है, और इसके लिए अधिक समय और लंबा पाचन मार्ग चाहिए होता है। इसी वजह से क्या होगा, आहार नाल लंबी होती है। जैसे गाय है, भैंस है, घोड़ा है, ये क्या हो गए? शाकाहारी होगी, तो इनकी आहार नाल क्या होगी? लंबी होगी। और मांसाहारी की अगर बात करें, मांसाहारी की, इनकी लंबाई अपेक्षाकृत छोटी होती है। क्योंकि कारण क्या है? मांस को पचाना आसान होता है। सेल्यूलोज की तुलना तुलना में, यानी कि जो साग सब्जी खाते हैं, उनकी तुलना में जो मांस है, उसको पचाना क्या होगा? आसान होता है इसकी तुलना में। इसकी वजह से इसमें पोषक तत्व जल्दी अवशोषित हो जाते हैं। जितने भी पोषक तत्व होंगे मांस में, जल्दी अवशोषित कर ली जाएंगे और शरीर को विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिए जाते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, जितने भी मांसाहारी है, उनकी जो आहार नाल क्या होती है? छोटी होती है। जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, जैसे मनुष्य भी एक मांसाहारी के अंदर आता है। ठीक है। दोनों में कर्म में आएगा, मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी होती है। ठीक है। यहाँ तक लंबाई के आधार पर आप याद रखना, लंबाई के आधार पर आपको अंतर पूछ ले तो इस प्रकार आपको याद रखना होगा। अब देखिए, आहार नाल की वह परत कौन सी है जो श्लेष्मा का स्त्राव करती है, यानी कि म्यूकस का स्त्राव करती है? अब अपन ये पढ़ेंगे, क्योंकि आहार नाल की मुख्य रूप से 4 परतें होती हैं। यहाँ इस प्रकार का प्रश्न बनता है, मस्कुलरिस है, म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा है या स्रोस है। ये चारों के चारों क्या होती है? आहार नाल की परत होती है। इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। आहार नाल की कितनी परत होती है? आहार नाल की 4 परतों से मिलकर बनी होती है, याद रखना इसमें। देखिए इसमें क्या होता है, आहार नाल की नाल की वह परत कौन सी जो श्लेष्मा का स्त्राव करती है? श्लेष्मा क्या करती है? आहार नाल में क्या करती है? भोजन को लचीला बनाएगी और आहार नाल को लचीला बनाएगी। यानी कि ठीक है, तो आसानी से आहार नाल के माध्यम से क्या होगा, भोजन जो होगा आसानी से आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो इसमें क्या होता है? म्यूकोसा होता है। ठीक है, म्यूकोसा। अब देखो नेक्स्ट, देखो इसमें आहार नाल की भित्ति, आहार नाल की दीवार 4 प्रमुख स्तर पाए जाते हैं। 4 प्रमुख स्तर होते हैं। कौन कौन से? देखो, म्यूकोसा हो गया, आहार नाल की सबसे अंदरूनी परत होती है। इसमें श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है, जो क्या कार्य करती है? कार्य क्या होगा श्लेष्मा ग्रंथियां का? यहाँ से अगर पूछ लिया जाए, जैसे एक क्वेश्चन बना था कि श्लेष्मा ग्रंथियां किस में पाई जाती है, तो म्यूकोसा भाग में। आहार नाल की जो म्यूकोसा भाग है, उसमें क्या पाई जाती है? श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है। तो श्लेष्मा ग्रंथियों का कार्य क्या रहेगा? श्लेष्मा का स्त्राव करती है, जो भोजन को आहार नाल में आसानी से आगे बढ़ाने में क्या करेगी? मदद करेगी। क्योंकि आहार नाल को क्या बनाएगी? चिकना बनाएगी, जिससे आहार नाल के माध्यम से भोजन हम खाएंगे, वो क्या आगे आसानी से आहार नाल के माध्यम से आगे बढ़ता जाएगा। एक होता है सब म्यूकोसा, और मस्कुलरिस होता है, और सिरोस होता है। केवल आपको याद रखना, यहाँ पर 4 इसके भाग होते हैं, 4 प्रमुख स्तर होती हैं किसकी? आहार नाल के। और इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया? म्यूकोसा होगा, जो कि श्लेष्मा का स्त्राव करती है। म्यूकस, म्यूकस में मिल सकती है आपको, या श्लेष्मा। श्लेष्मा को क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं। श्लेष्मा या म्यूकस बोल दिया। कहाँ से स्त्राव होगा? म्यूकोसा से। ठीक है, याद रखना इस प्रकार। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट है गोबलेट ग्रंथियां। गोबलेट ग्रंथियां स्थिति क्या होती है? म्यूकोसा की उपकला में, जो म्यूकोसा होता है उसकी उपकला में ग्रंथियां पाई जाती है। गोबलेट ग्रंथियां जिसको बोलती हैं, वो क्या करेगी? वही है, सेम ही है। श्लेष्मा का स्त्राव करती है, या श्लेष्मा आहार नाल को चिकना और संरक्षित रखता है, जिसमें भोजन आसानी से आगे बढ़ सके। श्लेष्मा ग्रंथियां, गोबलेट ग्रंथियां को बोलती है।
गोबलेट ग्रंथियों से क्या होती है, श्लेष्मा का स्त्राव होता है, यानी कि ये कहाँ पाई जाती है, म्यूकोसा में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब देखो इसके बाद मुख, मुख का क्या कार्य है और यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आपने बनेंगे। जैसे कि आप डायग्राम देख पा रहे हो, मुख हो गया ये, ठीक है, मुख हो गया, मुख या मुख गुहा हो गया, फिर ग्रसिका, फिर ग्रास नली आ जाएगी, फिर अमाशय भाग आ जाएगा, और फिर आ गया क्षुधांतर यानी कि छोटी आंत, वर्धांतर बड़ी आंत आ जाएगा, और गुदा द्वार हो जाएगा। इस प्रकार ये क्या हो जाएगी, आहार नाल के भाग हो जाएंगे। अब देखो मुख शरीर का पहला पाचन अंग है, यानी कि पाचन कहाँ से शुरू होता है। आहार नाल में अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रश्न कि आहार नाल में किस भाग से पाचन शुरू हो जाता है, तो आप क्या बोलोगे, मुख गुहा से, यानी कि मुख से ये पाचन स्टार्ट हो जाता है। जो भोजन ग्रहण करने और प्राथमिक पाचन प्रक्रिया के लिए जिम्मेवार है। प्राथमिक पाचन कहाँ से होगा, मुख गुहा से होगा। और ओष्ठ इसके अंदर पाई जाती है। मुख का बाहरी हिस्सा जो ऊपरी और निचले होस्टों से बना होता है, ठीक है, ये होस्ट हो गए। और लेबियस ग्रंथियां, लेबियल ग्रंथियां, और आपसे पूछ लिया जाए कि लेबियल ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, तो लेबियल ग्रंथियां होठों पर पाई जाती है, यानी कि वो क्या कार्य करती है, कार्य क्या रहेगी, होठों को चिकना बनाना। ये ग्रंथियां होठों को नम बनाए रखने के लिए तरल पदार्थ का स्त्राव करती है। लेबियल ग्रंथियां, लेबियल ग्रंथियां क्या करती है कि तरल पदार्थ का स्त्राव करेगी, जो होठ जो होती है हमारे उनको क्या बनाती है, नम बनाती है। अब देखिए मुख गुहा, ये मुख के भीतर का भाग है। एक मुख हो गया, अब मुख ये पूरे पूरे मुख बोल दिया, और मुख का भीतरी का भाग इसमें जीभ होती है, ठीक है, तलवा होता है, ठीक है, यवला वगैरह होती है, कुछ भाग होते हैं, दांत होंगे, इसके अंदर जो भाग होंगे मुख को क्या बोल दिया, मुख गुहा बोल दिया। यह मुख के भीतर का भाग है जो भोजन चबाया जाता है और लार के साथ मिलाया जाता है। इसमें लार हो गया, जीभ हो गया, दांत हो गया, तालू हो गया, ये किसका हो गए, मुख गुहा के भाग हो गए। अब देखो यहाँ से आप क्या याद रखोगे, लेबियल ग्रंथियों के बारे में याद रखोगे। लेबियल ग्रंथियों का कार्य क्या होती है, होठों को चिकना बनाना यानी कि नम बनाने का कार्य करती है। और दूसरा क्या याद रखोगे, सबसे पहला पाचन अंग कौन सा होता है, यानी कि आहार नाल का कौन सा अंग है जहां से पाचन होना शुरू हो जाता है, तो मुख से पाचन होना शुरू हो जाता है, याद रखना, मुख से। अब देखिए मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है, ये भी तो पता है अपने को कि मुख गुहा से पाचन होना प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा, यहाँ से प्रश्न ये बनेगा कि मुख गुहा से किसका पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन होता है, वसा का पाचन होगा, पाचन होगा, या कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। तो आपके पास तीन ऑप्शन है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है, या आपको क्या मिल सकता है, स्टार्च मिल सकता है। स्टार्च, क्या मिल सकता है, स्टार्च, ठीक है। ये पाचन किसके द्वारा होता है, ये होता है लार में। लार में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जो अपने आगे पढ़ेंगे, यहां भी बता देता हूं। दो प्रकार के एंजाइम होंगे लार में, एक टाइलिन एंजाइम, कौन सा, टाइलिन, टाइलिन एंजाइम होता है, दूसरा होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम जाइम होता है। और टाइलिन को एक और भी नाम दिया जाता है, लारिये एमाइलेज, अमाइलेज, ठीक है, लारिये एमाइलेज की नाम इसको दिया जाता है। टाइलिन, टाइलिन क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है, लार में पाया जाता है, और इसका पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्च का मुख गुहा से पाचन होना प्रारंभ हो जाता है। पूरा पाचन नहीं होता है, प्रारंभ होता है केवल और केवल, याद रखना, ठीक है। चलिए अब देखिए लार, अब पढ़ेंगे लार के बारे में, कौन कौन से एंजाइम हैं जो किसका पाचन करेंगे, और प्रश्न किस प्रकार के आपके बनेंगे। एक प्रश्न मैंने बता दिया, मुख गुहा से पाचन किसका प्रारंभ होता है, स्टार्च का पाचन होता है, जो कि लार में पाई जाला एंजाइम है टाइलिन, या जिसको बोलती है लारिये एमाइलेज बोलती है, वो पाचन इसका करता है। देखिए लार का स्त्राव लार ग्रंथियों द्वारा किया जाता है। लार ग्रंथियां पाई जाती है, देखो मनुष्य में लार ग्रंथियां, मनुष्य में कुल 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, 3 जोड़ी का मतलब क्या हो गया, कुल 6 लार ग्रंथियां पाई जाती है। कुल 6 लार ग्रंथियां मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाती है। अब देखो कर्णपुरो या पेट्रोटिक ग्रंथि बोलते हैं, एक ग्रंथि तो ये होगी, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि मुख की या सबसे बड़ी लार ग्रंथि निम्न में से कौन सी है, तो पेरोटिड ग्रंथि, पेरोटिड या कर्णपूरव जिसको बोलते हैं, ये क्या होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। यह वायरस संक्रमण से होने वाले मम्पस रोग से प्रभावित होती है। वायरस से अगर मम्पस रोग हो जाए तो इससे प्रभावित होगा, जिससे लार ग्रंथि फूल जाती है।
एक होता है अद्योजब, सब मैक्सिलरी ग्रंथि। यह सबसे ज्यादा लार, लगभग 70% लार का स्त्राव करती है। कौन सी करती है? सब मैक्सिलरी ग्रंथि करती है। यह मुख्य मुख्य रूप से भोजन को नम करने और पाचन में मदद करने का कार्य करती है। कौन सी? मैक्सिलरी ग्रंथि होती है जो लार में पाई जाती है। अधोजीवा ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि, यह सबसे छोटी लार ग्रंथि है और सबसे कम लार का स्त्राव करती है, और इसका स्त्राव है बार्थोलिन नलिका के द्वारा होता है। जो बार्थोलिन नलिका पाई जाती है वहां से इसका स्त्राव होगा। किसका होगा? अधोजीवा या सबलिंगुअल। सबलिंगुअल जो ग्रंथि है, लार ग्रंथि के 3 भाग हो गए। ठीक है, पहला क्या कौन सा बोलोगे आप? पेरोटिड हो गया, दूसरा हो गया सब मैक्सिली, और तीसरा हो गया सबलिंगुअल। ये क्या होते हैं? लार ग्रंथि के भाग होती है। इसके कार्य भी मैंने बता दिया क्या क्या होते हैं। अब देखिए, मानव प्रतिदिन लगभग लार कितना निकालता है? लगभग 1500 मिलीलीटर या 1.5 लीटर जो लार है मनुष्य निकालता है। ठीक है, एक दिन में देखना, 1.5 लीटर। 1.5 लीटर बहुत होता है लार। लार कब आती है? जब स्वादिष्ट वस्तु अपनी दिख रही है तो लार आना प्रारंभ हो जाती है। जैसे मैं अगर नाम लूँ रसगुल्ला का, रसगुल्ला का नाम लेते ही अपने में क्या हो जाएगी? मुंह में लार आने लग जाएगी, क्योंकि वो अपने क्या अति प्रिय है, खाने में स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट, जितनी भी स्वादिष्ट वस्तु वस्तु होती है उनका नाम लेते ही या सामने हो तो ज्यादा लार आएगी। नाम लेते ही लार आना प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार मनुष्य क्या करता है? एक दिन में प्रतिदिन लगभग 1500 मिलीलीटर, 1500 मिलीलीटर यानी कि 1.5 लीटर, 1.5 लीटर लार बहुत होती है। ठीक है, लार की पीएच अगर पूछा जाए, लार की पीएच कितनी हो? 6.8 होती है। 6.8 का मतलब क्या हो गया? ये क्या होगी? अम्लीय होगी। ये हल्की अम्लीय प्रकृति का होती है। ठीक है, पीएच के बारे में पढ़ा था, 7 से ज्यादा, इस प्रकार पीएच स्केल होता है। ठीक है, 7 पर क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, किस प्रकार का है? तो क्षारीय होता है, वो न अम्लीय होता है। और 7 से कम है वो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। और 7 से ज्यादा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। तो ये पदार्थ है। अब देखो, लार में पाए जाने वाले एंजाइम, यहाँ से अपने प्रश्न मोस्ट बनते हैं। टाइलिन एमाइल, टाइलिन या लारिय एमाइलेज होता है। एक होता है लाइसोजाइम होता है। इसको देखो कार्य क्या होगा? स्टार्च का पाचन माल्टोज में करता है। स्टार्च का पाचन किया और किस में बदल देगा? माल्टोज में, जो कि एक शर्करा है, मीठी शर्करा है। यह कार्बोहाइड्रेट पाचन की शुरुआत मुख्य में होती है। या अगर आपसे यह कार्बोहाइड्रेट पाचन की शुरुआत मुख्य होती है, या कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च बोल दिया, उसकी पाचन कहाँ से शुरू हो जाती है? मुख्य गुहा से पाचन होना प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए, लाइसोजाइम क्या करेगा? यह जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को नष्ट करके शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। यानी कि जितने भी जीवाणु वगैरह है उनको प्राथमिक रूप से नुकसान पहुंचाती है या उनको नष्ट करने का कार्य कौन सा कार्य एंजाइम करेगा? लाइसोजाइम एंजाइम करेगा, जो कि लार में पाया जाता है। उसको क्या करता है? कोशिका भित्ति जो होती है उसकी, उसको नष्ट करता है। तो कोशिका भित्ति अगर नष्ट होगी तो वो क्या हो जाएगा? उसका मरना निश्चित है। जो भी जीवाणु वगैरह अपनी शरीर कोई भी वस्तु खाते हैं, तो वो कोई भी चीज खा रहे हैं अपने, तो अगर भूल चूक से अपने अंदर जीवाणु वगैरह चल जाते हैं तो लार जो लाइसोजाइम पाया जाता है एंजाइम, वो क्या करेगा? उन जीवाणुओं को मारने की कोशिश करेगा। ठीक है, लाइसोजाइम अश्रु ग्रंथियों, इसके अलावा भी देखो अश्रु ग्रंथि है, जो आंसू निकलते हैं अपने, रोते हैं, आंसू निकलते हैं। आंसू में भी अगर आप से पूछ लिया जाए कि आंसू में निम्न में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। याद रखना, आंसू में, नाक के बलगम, नाक में जो बलगम निकलता है सर्दियों में। ठीक है, वेद पसीने में, पसीना जो होता है उसमें भी। भोजन के पाचन की शुरुआत में लार की मदद से भोजन बोल्स बनता है, जिसे निगलने में मदद मिलती है। लार की सहायता से क्या होता है? भोजन जो होता है बोल्स बन जाता है, यानी कि गोलाकार रूप में एक बोल के आकार में बन जाता है। वो क्या होता है? एक थोड़ा चिकना हो जाता है, नम हो जाता है, जो आहार नाल में आसानी से आहार नाल के माध्यम से अमाशय में चले जाता है। ठीक है, उसको क्या करेंगे? बोल्स बन जाएगा। भोजन क्या होगा? बोल्स बन जाएगा, फूड बोल्स बन जाता है, जो क्या आहार नाल से अमाशय में आसानी से चला जाता है। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि एक स्टार्च का पाचन कौन करेगा? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा एंजाइम करेगा? टाइलिन करेगा, जो लार में पाया जाता है। या उसको क्या बोलते हैं? लारिया एमाइलेज बोल दिया। क्या लाइसोजाइम एंजाइम है, जो जीवाणु की कोशिका भित्ति को नष्ट करता है, या जीवाणुओं को मारने की रक्षा कौन सा एंजाइम करता है? लाइसोजाइम करता है, जो कहाँ पाया जाता है? लार में पाया जाता है। इतना इसमें याद रखिएगा। ठीक है, एक टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है साइंस और मैथ के लिए। लेवल 2 की मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 15 टेस्ट आपके होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई है। इसको ज्वाइन करने के लिए आप नानी क्लास के पर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, अब देखिए,
तालु। मुख गुहा का दूसरा भाग हो गया तालु। मुख गुहा का ऊपरी भाग जो कठोर तालु और कोमल तालु से बना होता है, ऊपर का भाग होता है। एक तो कोमल कोमल तालु होगा उसके अंदर, एक क्या होगा कठोर तालु होगा। दो तरह के तालु से बनकर बना होता है। तालु क्या करता है, तालु का कार्य क्या होता है? नासा गुहा और मुख गुहा, नासा गुहा और मुख गुहा को अलग करने का कार्य करती है। ठीक है, इसको अलग करने का कार्य करती है। अब देखिए मुख गुहा के अंदर क्या होता है, इस प्रकार एक मुख गुहा के अंदर होता है, मुख गुहा होता है अपना। ठीक है, अब देखो नासा तालु क्या करता है, नासा गुहा और मुख गुहा को अलग करने का कार्य करती है। तालु क्या करेगा, नासा गुहा है, नाकी है गुहा है और मुख गुहा है, उसको क्या करेगा, अलग करने का कार्य करता है, तालु करता है। अब देखो इसमें अलीजीवा या यूला या अवला, यवला बोलते हैं, यवला। देखो यवला का कार्य क्या है, यहां से प्रश्न बनता है। कोमल तालु के अंत में वी आकार की लटकी हुई संरचना होती है, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर ये क्या होती है, वी आकार की संरचना होती है, उसको क्या बोलती है, यवला बोलते हैं। जब आप मुख को पूरा खोल के शीशे के अंदर, दर्पण के अंदर देखोगे तो एक लटकी हुई वी आकार की संरचना दिखाई देगी, उसको क्या बोलते हैं, यवला करते हैं। यवला का देखो कार्य क्या होगा, इसका कार्य क्या होगा, भोजन को नासा गुहा में जाने से रोकता है। निगलने के समय यह ऊपर उठकर नाक और गले के बीच अवरोध पैदा करता है। ये ऊपर उठ जाता है, जो क्या करता है, जो भी अपने भोजन खाते हैं उसको क्या करते हैं, नासा गुहा में जाने से रोकता है। कौन, यवला होता है। एक वी आकार की संरचना होती है, देखो ये लास्ट में, जब अपने दर्पण में या शीशे में जो भी आपके पास उपलब्ध है उसके अंदर मुख को पूरा खोल के देखोगे तो वहां से एक लटकी हुई संरचना दिखाई देगी वी आकार की, उसको क्या बोलते हैं, यवला बोलते हैं। यवला का केवल आपको याद क्या रखना है, यवला का कार्य याद रखना है कि भोजन को नासा गुहा में जाने से रोकता है। कौन रोकता है, यवला रोकता है, इतना इसमें याद रखिएगा। चलिए अब देखो, निम्न में से वेशक दंत सूत्र है, अपने आगे इसमें पढ़ेंगे, दांत के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से नॉर्मली एक प्रश्न बनता है, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, दंत सूत्र, वैश्य का दंत सूत्र है, एक होता है दूध दंत सूत्र होता है, दो दंत सूत्र होते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि कौन सा होता है, 21 ये होता है, 21 23 ये होता है, 21 0/21 0 × 2 ये होता है, ये 23 23 ये होता है। तो कौन सा होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा वेशक दंत सूत्र है। और ये है 21 0 दुग्ध दंत सूत्र। दुग्ध का मतलब क्या, जिसमें 20 दांत होते हैं। छोटे जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उसके अंदर जाड़ वगैरह नहीं आई होती है, तो 20 दांत होते हैं, तो उसके 20 दांतों के आधार पर ये सूत्र होते हैं, या दुग्ध दंत सूत्र बोलते हैं। वेशक यानी कि जिसके अंदर पूरे 32 दांत आ चुके हैं, उसके लिए सूत्र क्या लगेगा, 21 23/21 23 × 2। इसमें ये किस प्रकार कार्य करता है, देखो टोटल 32 दांत होते हैं, किस प्रकार करोगे, देखो ये देखो, इनको जोड़ो आप, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 2 4 हो गया, 4 को 2 से गुणा किया 8, ये दांत हो गए 8 दांत। 8 दांत कौन से हो गए अपने, ये हो गए आगे के दांत, जो 4 आगे के और 4 नीचे के दांत हो गए, इसको क्या बोलते हैं, कर्तनक बोलते हैं दांत, इंसाइजर दांत बोलते हैं। 1 1 2 2 दूनी 4, ये हो गए 4 कर्तनक दांत होंगे। और 2 2 4 दूनी 8, फिर 8 हो गए, ये कौन से हो गए, प्री मोलर्स दांत हो गए। और 3 दूनी 6 6 दूनी 12, ये हो गए मोलर्स दांत हो गए। तो टोटल कितने हो गए, ये टोटल 32 दांत हो गए। इस प्रकार दांतों को अगर मैं 8 4 8 12 हो गए, जिससे आगे पढ़ेंगे अपने, वो देखेंगे। देखो 21 0 2 21 0 2, इसमें कमी क्या रहती है, 0 0 2। देखो ये वाले दो दांत होते हैं, ये वाले दांत कौन से होते हैं, प्री मोलर्स दांत होते हैं। देखिए अगर चवणक दांत जिनको बोलते हैं, ये क्या किस में नहीं होते हैं, दुग्ध दांत में नहीं होते हैं। केवल इसके अलावा जो चवणक होते हैं, चबाने वाले, यानी कि दाढ़ जो होती है, लास्ट में दाढ़ होती है, 3 3 के क्रम में होती है, 3 एक जबड़े में, 3 एक जबड़े में, ऊपर के जबड़े में 3 और नीचे के जबड़े में 3 होती है। 3 3 6 और नीचे भी 6, तो कितने होगी, 12। तो इसमें कितने होगी, ये 12 होगी, 3 6 तो 12 होगी। और दुग्ध में कितने होगी, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, टोटल 8 होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये हो गया वेशक दंत सूत्र हो गया और दुग्ध दंत सूत्र हो गया। इन दोनों सूत्रों को आप अच्छी तरह से याद कर लेना, यहाँ से मोस्टली प्रश्न बनता है। ठीक है, साथ में अगर स्क्रीन शॉट ले रहे हो तो स्क्रीन शॉट लेते रहना। अब देखिए, देखो दांतों का कार्य क्या रहेगा, हमारे शरीर के अंदर दांतों का मोस्टली कार्य क्या होता है, क्या कार्य करते हैं। दांत पाचन प्रक्रिया के पहले चरण में अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जो भी अपने खाते हैं उनको तोड़ना, चबाना,
का कार्य कौन करेगा? दांत करेगा, जहां से इसका पाचन शुरू होता है। निभाते हैं, वे भोजन को चबाकर छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं, जिससे पाचन के अन्य हिस्सों में उसे पचाने में क्या होती है? आसानी होती है। क्योंकि जो भी अपने खा रहे हैं उसको सीधा अगर निगल दिया जाए तो आहार नाली में क्या हो जाएगा? फंस जाएगा, तो दिक्कत होगी। तो दांत क्या करेंगे? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देगा। इसकी वजह से क्या होगा? आसानी से आहार नाली के माध्यम से अमाशय में चले जाता है। और मनुष्य के दांतों का दंत सूत्र ये हो गया, और वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र ये भी हो गया, आपने पढ़ लिया। 2 दंत सूत्र है, ठीक है, वयस्क का और दूध का। अब देखिए दांत के प्रकार देखो, इंसाइजर दांत, कर्तनक। इंसाइजर दांत, कर्तनक काटने का कार्य करते हैं। ये दांत कौन से होते हैं? देखो इसमें पहले अपने देख लेते हैं। ये देखो, ये हो गया इंसाइजर, इसको क्या बोलते हैं? कर्तनक। कर्तनक दांत, इंग्लिश वाला शब्द याद रखना, इंसाइजर दांत हो गया। ये एक दांत, 4 दांत, आगे के 4 दांत होती है, इनको क्या बोलते हैं? इंसाइजर बोलते हैं। और छोटे बच्चों में सर्वप्रथम कौन से दांत आते हैं, उगते हैं? तो कौन से होते हैं? इंसाइजर दांत, कर्तनक दांत, आगे के दांत। वैसा देखना, छोटे बच्चों के जो दांत आते हैं, आगे के 4 दांत हमारे ऊपर के और नीचे भी 4 दांत है, इनको क्या बोलते हैं? कर्तनक बोलते हैं, इंसाइजर दांत बोलते हैं। नीचे के भी 4 है, ऊपर के 4 होते हैं आगे वाले, ये हो गए कर्तनक हो गए। फिर आता है केनाइन दांत। केनाइन यानी कि रद्दनक, इसको क्या बोलते हैं? रद्दनक दांत। क्या बोल दिया? रद्दनक दांत। देखो ये कौन से होते हैं? रद्दनक दांत कौन से होते हैं? ये 4 दांत ये हो गए। इसके बाद एक एक दांत होता है, इसके बाद वाले दांत एक एक दांत। इस प्रकार नीचे भी एक, 4 दांतों को छोड़ दो। 4 दांतों को छोड़ने के बाद जो क्रम स्टार्ट होता है, 2 नीचे, ऊपर के जबड़े में 2 हो गया और नीचे के जबड़े में 2 हो गया, 2 दूनी 4। 4 दांत कौन से हो गए? रद्दनक हो गए। यानी कि 4 आगे वाले दांत छोड़ दो, नीचे वाले 4 छोड़ दो, उसके बाद दोनों तरफ एक एक दांत होंगे, वो क्या होंगे? रद्दनक दांत होंगे। अब आता है प्री मोलर्स दांत। प्री मोलर्स दांत होंगे, 2-2 के क्रम में होते हैं। ये 2 क्रम हो, ये हो गए, ये 2 हो गए, 2 दूनी 4, और यहाँ पर भी 2, और यहाँ पर 2 दूनी 4। नीचे के जबड़े में भी 4 और ऊपर के जबड़े में 4 होंगी, प्री मोलर्स दांत होंगे। फिर बात आती है मोलर्स के। ये 3-3 बचे हैं, ये जाड़, यानी कि प्री मोलर्स और मोलर्स क्या होती है? दाढ़ होती है, यानी कि जाड़ या दाढ़ जिसको बोलते हैं, वो हमारी क्या होती है? प्री मोलर्स और मोलर्स होती है। ये 3 हो गया, इधर ये 3 हो गया, इधर भी ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक जबड़े के अंदर, एक जबड़े के अंदर मोलर्स दांत कितने होते हैं? मोलर्स को क्या बोलते हैं? चवणक दांत बोलते हैं। चवणक, चबाने वाले दांत, चवणक दांत। और प्री मोलर्स को बोलते हैं प्री, यानी कि अगर चवणक दांत, अगर चवणक दांत होते हैं, प्री मोलर। ठीक है, एक जबड़े में मोलर्स कितने होते हैं? क्या बोलोगे? 3 3 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6। एक जबड़े में 6, दोनों जबड़े में 12। अलग अलग भी याद रखना, इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है। अगर आपसे पूछ ले कि प्री मोलर्स एक जबड़े में कितनी होती हैं? 4 होते हैं, 2 ये 2 ये, ठीक है, 4 हो गए। और दोनों जबड़े में कितने हो गए? 8 हो गए। और इसी प्रकार केनान जो होते हैं या रत्नक जिसको बोलते हैं, एक जबड़े में कितने होते हैं? 2 होते हैं, और दोनों जबड़े में 4 हो गए। और कर्तनक का पूछे, एक जबड़े में 4 और दोनों जबड़े में 8 हो गया। ठीक है, ये दांतों का क्रम हो गया। अब देखिए इंसाइजर, इनका कार्य क्या रहेगा? काटने का कार्य करते हैं। जब यहाँ पे कोई भी चीज खाओगे, जैसे मुंह में कोई भी चीज डाल के देखो, कहाँ से स्टार्ट करते हो? ये आगे वाले दांत उस चीज को पकड़ते हैं, पकड़ने का कार्य करेंगे। ठीक है, ये क्या है? काटने का कार्य। और केनाइन दांत क्या करते हैं? चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। कभी आपने गन्ना खाया होगा, गन्ना खाते हैं तो इस प्रकार छीलते हैं, जिसमें जिस एरिया में गन्ना होते हैं इन इस प्रकार छीलते हैं, या इस प्रकार अपने हाथ सीधा अपन नहीं डालते, सीधा अपन गन्ना नहीं डालते छीलने के लिए, तो साइड में दांत से छीलने के प्रयास करते हैं। और साइड में दांत कौन सा होता है? साइड में दांत जो होता है थोड़ा सा बड़ा दांत होता है, ये कौन सा होता है? केनाइन होता है। जो चीरने फाड़ने का कार्य रहता है, इसका चीरने और फाड़ने का कार्य रहेगा केनाइन का, याद रखना। गन्ना खाना, आप गन्ना खाने खाओगे तो जो केनाइन दांत होगा वो ही सर्वप्रथम उसको चीरा फाड़े करने का प्रयास करते हैं। देखो प्रोमोलर्स या प्री मोलर्स जिसको बोलते हैं, अग्र चवणक, चबाने का कार्य। और मोलर्स का कार्य रहेगा चवणे क्या? चबाने का और पीसने का कार्य। चबाएंगे और पीसेंगे, यानी कि रोटी जब खाते हैं आगे वाले दांत उसको काट लेते हैं, काटने के बाद प्री मोलर्स में जाएंगे,
थोड़े छोटे टुकड़े बांट दिया। फिर पीसने का कार्य कौन से करेंगे, मोलर सिद्धांत करेंगे अंत में, और अंत में जाएगा आहनाल के माध्यम से अमाशय में चले जाएगा, ग्रसनी और ग्रसनाल के अमाशय में चले जाता है। इस प्रकार ये अपना मुख्य जो दांत कार्य करते हैं। ठीक है, ये एक तरफ दांतों के लिए है। ठीक है, इसमें टोटल दांत 32 होते हैं, ये है ही है। दांतों को याद रखना, कौन से क्या कार्य करते हैं, कितने प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है, किस भाग में कौन कौन से दांत रहते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ से थोड़ा याद रखना आप। इस प्रकार के भी प्रश्न थोड़ा सा अगर घुमाने की कोशिश करें तो भी इस प्रकार के प्रश्न आप आसानी से कर पाओगे। अब देखिए दांतों का प्रकार देखो, जबड़े का हो गया, इंसाइजर दांत हो गए, किनाइन हो गए, प्री मोलर्स हो गए, मोलर्स हो गए। ठीक है, 4 2 4 ये हो गए, एक जबड़े के अंदर है, और कुल दांत ये हो गए, इतने जबड़े में है। उनका कार्य मैंने बता ही दिया आपको क्या क्या कार्य है। अब देखिए मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है, ये मोस्टली प्रश्न कई बार बना हुआ है। कठोरतम भाग कौन सा होगा, देखो हड्डी है, इनेमल है, डेटिन है, या उपास्थि होती है। तो सबसे कठोरतम भाग पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, इनेमल हो जाएगा। और इनेमल कहाँ पाया जाता है, दांतों में पाया जाता है इनेमल। ठीक है, इनेमल दांतों का भाग होता है। देखो इनेमल होता है क्या है, दांतों की शिखर पर सफेद कठोर चमकदार परत होते हैं। जो भी अपने दांत होते हैं, दांत के ऊपर जो व्हाइट कलर का जो कलर किया होता है या कलर होता है, उसकी शिखर परत जो बनी होती है, उसकी किसकी बनी होती है, ये इनेमल की बनी होती है। जो भी दांत अपना होगा, ठीक है, जो दांत अपना होगा उस पर जो व्हाइट कलर की परत बनी हुई है, जो व्हाइट कलर का है, व्हाइट पूरी पूरी व्हाइट कलर की परत है, वो किसकी होती है, इनेमल की बनी होती है। इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट से मिलकर बना है। अम्लों तथा फ्लोरीन के जमाव के कारण इनेमल परत नष्ट होती है। अपने यानी दांतों का सड़ना, दांत क्यों सड़ते हैं, या फ्लोरीन की वजह से सड़ते हैं, ये अम्लीय माध्यम हो जाए, हमारे शरीर का एक निश्चित पीएच का मान होता है हमारे शरीर मुख के लिए, अगर उससे कम हो जाए तो दांत क्या हो जाए, अम्लीय हो जाएंगे और सड़ना प्रारंभ कर देंगे। इसकी वजह से क्या होता है, इसी वजह से कहते हैं कि दांतों को साफ सफाई रखनी चाहिए, कि दांतुन करनी चाहिए, कोलगेट वगैरह आती है वो करना चाहिए, कि वो क्या होती है, क्षारीय होती है, और उसको अम्लीय ज़्यादा होते हैं तो क्षारीय के माध्यम से उसको जो उसका मान है उसे के बराबर लाया जाता है। देखो डेंटिन एक भाग होता है, डेंटिन होता है। डेंटिन क्या करते हैं, दांत का मुख्य भाग डेंटिन से बना होता है, जो इनेमल की निचली परत पर होता है। जैसे ये दांत अपने एक, देखो इस प्रकार क्या होगा, ये दांत है मान ली, जो ऊपरी परत है ये क्या हो गया, इनेमल हो गया, क्या हो गया, इनेमल हो गया। जो निचली परत होगी ये वाला भाग है, ये क्या हो गया, डेंटिन हो गया, क्या हो गया, डेंटिन भाग हो गया, डेंटिन, ये क्या हो गया, डेंटिन भाग हो गया। देखो इसका कार्य क्या रहेगा, डेंटिन का, इसकी तंत्रिकाएं निकलती हैं यहाँ से, डेंटिकाएं। जब ये हम खाते हैं, ठंडा खाते हैं तो हमें ठंडा लगता है, गर्म हमने कोई चीज़ खाई तो गर्म लगती है। इनकी संवेदनाओं को माध्यम कौन बनता है, डेंटिन बनता है। डेंटिन का कार्य क्या, डेंटिन से तंत्रिकाएं जुड़ी होती है जो संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। डेंटिन का निर्माण क्या होता है, ऑर्गेनोब्लास्ट कोशिकाओं से होता है। यहाँ से सूचना को पहचानने का कार्य करती है डेंटिन से, तंत्रिकाएं जुड़ी होती है ये। ठीक है, ये निचले का भाग होता है, ये क्या होता है, डेंटिन होता है। इसके तंत्रिका कोशिका जुड़ी होती है जो कि मस्तिष्क तक पहुंचाएगा कि ये ठंडा है, ये गर्म है, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। ठीक है, यह तंत्रिका कोशिका से जुड़ी होती है। यहाँ से आपको क्या याद रखना, इनेमल के बारे में रखना। सबसे कठोरतम भाग हो कौन सा हो गया, मानव शरीर का इनेमल होगा, ये याद रखना। अब देखिए कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। नोक है, मध्य भाग है, पीछे का भाग है, किनारा होगा। जब आप कोई भी चीज खाते हैं, शुरू में अपने को पता नहीं चलती ये मिट्टी है, ठीक है, या नमकीन है, इसका पता नहीं चलता अपने को। तो जब अपने को अंत में जब खाते हैं, अंदर थोड़ा सा जीभ के पीछे की ओर जाता है भाग, जो भी वस्तु हम खा रहे हैं, तो अपने को नमकीन या खट्टेपन का एहसास होता है। तो कौन सा होता है, पीछे का भाग होता है। पीछे का भाग अपना कड़वाहट के लिए होता है, मानव जीवन का कड़वाहट, कड़वाहट करते हैं। जब भी हम अंदर, जब मुख हुआ से जीभ से अंत में ग्रास नली में जाने वाला होता है कोई भी वस्तु, तब हम थोड़ी सी कड़वाहट की महसूस होती है। तो पीछे का भाग क्या होता है, कड़वाहट के लिए होता है, पीछे का भाग होता है। अब देखिए जीभ के लिए कौन सा भाग होगा, देखो देखो इस प्रकार एक जीभ है, यहाँ से ये पीछे का भाग हो गया, सबसे पीछे का भाग हो गया, ये करेगा कड़वा, पीछे का भाग याद रखना। और किनारे का भाग नमकीन और खट्टे के लिए होते हैं।
तीन चीज आपको याद रखनी है। पहला भाग याद रखना है, पीछे का भाग कड़वाहट के लिए होगा, और जो किनारे वाले भाग होती है ये खट्टा और नमकीन के लिए होते हैं, और आगे का भाग होते हैं वो क्या होता है, मीठा भाग के लिए होते हैं। जीभ पर स्वाद के लिए विभिन्न क्षेत्र हैं, तीन आपको केवल याद रखने हैं। अब देखिए पीछे का भाग, जीभ के पिछले हिस्से में मौजूद स्वाद कलिकाएं जो कड़वाहट के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है, ये क्षेत्र कड़वे स्वाद को प्रभावी ढंग से पहचानता है। कड़वे की पहचान पिछले भाग से होती है जीभ के, और नोक वाला भाग यानी टिप वाला भाग जो आगे का भाग होता है, यह क्षेत्र मिठास के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होता है। ठीक है, मिठास के लिए सबसे अधिक संवेदनशील आगे का भाग होता है जीभ का। और मध्य का भाग, जीभ का मध्य भाग स्वाद संवेदनशीलता के मामले में कम सक्रिय होता है। यहाँ से जो मध्य का भाग होता है, यहाँ से कोई चीज का पता नहीं चलता, एक चीज खट्टी है, मीठी है, नमकीन है। क्या आप ट्राई कर सकते हो? जैसे आगे वाले भाग पर नमक रखो, आप आगे वाले भाग पर नमक रखना, आपको नहीं पता चलेगा कि नमक है या कौन सी है कोई चीज है, क्योंकि ये क्या करता है, केवल मीठे पर सक्रिय रहेगा। जब आगे आप कोई चीज मीठी चीज रख दो, यहाँ से तुरंत पता चल जाएगा मीठी चीज है यहाँ से। ठीक है, और कड़वी चीज है तो पीछे का भाग जब आप अंदर जाएगी, अंदर जाने वाली होती है आहार में, तब अपने को पता चलता है कि ये कड़वी चीज है। ठीक है, और मध्य का भाग में किसी प्रकार के यहाँ पर स्वेद जो कोशिकाएं हैं, स्वाद कोशिकाएं नहीं पाई जाती मध्य भाग में, यहाँ से कुछ भी पता अपने को नहीं चलता है। एक होता है किनारा, जीभ के किनारे खट्टे और नमकीन स्वाद के प्रति क्या होती है, अधिक संवेदनशील होती है। ठीक है, अधिक संवेदनशील कहाँ होंगे, किनारे भाग से होगी, ये आप इसमें याद रखना। जीभ का पश्च भाग, ये भाग हाइड हड्डी द्वारा जुड़ा होता है। पीछे का भाग जो जीभ होती है, जीभ का पिछले भाग किस हड्डी से जुड़ा होता है, हाइड हड्डी से, जो हमारी, ठीक है, जीभ होगी। ठीक है, ये भाग होता है हाइड हड्डी द्वारा, इस प्रकार जुड़ा होता है। ठीक है, ये होगी हाइड हड्डी, हाइड हड्डी। ये एक भाग होता है फ्रेनुलम बोलते हैं जिसको, फ्रेनुलम। ठीक है, ये भाग हो गया फ्रेनुलम होता है। जब जीभ को आप शीशे में देखो दर्पण में, तो नीचे की ओर एक भाग जुड़ा होता है हमारा, ठीक है, जीभ के नीचे की ओर होगा, उसको क्या बोलते हैं, जैसे डायग्राम में होगा, इसके अंदर देखो, इसके अंदर डायग्राम नहीं है, डायग्राम नहीं दे रखा। जो जीभ का होता है, जीभ का जब ऊपर को उठाओगे, जीभ ऊपर उठाओ, जीभ आप ऊपर उठाओगे ना, तो आगे की तरफ एक लटका हुआ भाग जीभ के अंदर दिखाई देगा, जुड़ी हुई भाग है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम बोलते हैं। फ्रेनुलम लिंगवा, लिंगवा बोलते हैं उसको। देखो ये हाइड हड्डी है तो जुड़ा होता है, लेकिन जीभ में कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती। ज्यादा जीभ में किस प्रकार की हड्डी नहीं पाई जाती, परंतु ये हाइड हड्डी से जुड़ा जरूर है, परंतु जीभ में किसी प्रकार की इसमें हड्डी नहीं पाई जाती है। देखो फ्रेनुलम लिंगवा क्या होता है, जीभ की मध्य अधर मुख गुहा के फर्श से जुड़ी होती है, और इससे फ्रेनुलम लिंगवा कहते हैं। फ्रेनुलम लिंगवा क्या हो गया, अधर से जुड़ा होता है, जीभ जुड़ी होती है। हमारी जीभ जो ऊपर की तरफ उठाएंगे, नीचे की तरफ एक चीज से जुड़ी होती है, पूरी जीभ जुड़ी होती है कुछ चीज से नीचे की तरफ। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम लिंगवा बोलते हैं। अब एक चीज होती है पेपिला, और उनका कार्य देखो। फेलिफोरम पेपिला क्या होता है, ये पेपिला जीभ की सतह पर सबसे अधिक पाई जाती है। पेपिला सबसे अधिक पाई जाती है जीभ के ऊपर। हालांकि इन पेपिलाओं में स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती है, लेकिन ये भोजन को महसूस करने और भोजन की दिशा निर्धारित करने के लिए एक मदद करती है। भोजन को घुमावदार करने के लिए और भोजन की दिशा निर्धारित करने के लिए कि भोजन को कहाँ जाना चाहिए, इस पर क्या पाई जाती है, फेलिफोरम पेपिला। इन शब्दों को पकड़ लेना। आप यहाँ से एक प्रश्न बनेंगे कि फिलिफोरम पेपिला किससे संबंधित है, तो जीभ से है, जीभ पर पाई जाती है। या आपसे पूछ ले कि फ्रेनुलम लिंगवा किससे संबंधित है, जीभ से है। केवल प्रश्न जो एग्जामिनर बनाता है, इन शब्दों को अगर आपने पकड़ लिया तो आप क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। ठीक है, फ्रेनुलम लिंगवा जीभ से संबंधित है, याद रखना। और फिलिफोरम पेपिला जीभ से है। ठीक है, हाइड हड्डी हो गया, या जीभ से संबंधित है। इनको आप जो मोस्टली वर्ड होते हैं वो अगर आपको याद रह जाते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, पेपिला स्वाद कलिकाएं नहीं होती, परंतु ये क्या करते हैं, भोजन को महसूस करने और भोजन की दिशा निर्धारित करने का कार्य करती है। कौन करती है, फेलिफोरम पेपिला, जो कि जीभ पर पाई जाती है, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब देखिए ग्रसनी, ग्रसनी के बारे में पढ़ेंगे, ग्रसनी का क्या कार्य है। ठीक है, इस प्रकार हो गया। मुख गुहा के बारे में पढ़ लिया। अब देखो ग्रसिका हो गया, ग्रसनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रास नली है हमारे से, इसके बाद लगातार इस प्रकार अपने पढ़ने वाले हैं। देखो ग्रसनी, देखो नाक का छेद, नाक का छेद है,
और नासोफिरंस है और मुख ग्रसनी है, ये 3 भाग से मिलकर बनी होती है। कौन सी? ग्रसनी बनी होती है। ठीक है, अब देखो, ग्रसनी ग्रसनी मुख गुहा ग्रास नली के बीच स्थित एक सामान्य अंग है। यह भोजन और श्वसन दोनों के लिए उपनिष्ठ मार्ग है। भोजन और श्वसन के लिए उपनिष्ठ मार्ग कौन सा हो गया? ग्रसनी हो गया। इसके 3 हो गए भाग, मुख ग्रसनी हो गया, नासा ग्रसनी हो गया और कंठ ग्रसनी हो गया। या यह भाग मुख गुहा के पीछे स्थित होता है। मुख जो गुहा था पीछे के पीछे भाग हुआ उसको कहते हैं मुख ग्रसनी बोलते हैं। और नासा ग्रसनी ये नासा गुहा से जुड़ा होता है, क्योंकि हमारे नाक का भाग, नाक वाला भाग और मुख का भाग एक जाकर एक में मिलते हैं, दोनों दोनों ये। ठीक है, एक होते हैं कंठ ग्रसनी, यह कंठ से जुड़ा हुआ है और श्वसन और पाचन दोनों में सक्रिय भूमिका निभाने का कार्य करता है। एक स्टेकियन नलिका, इन शब्द को याद रखना, स्टेकियन नलिका होती है। ठीक है, एक जोड़ी स्टेकियन नलिका के छिद्र नासा ग्रसनी में स्थित होते हैं। ये नलिकाएं कान और गले के बीच दबाव को संतुलित करते हैं। कौन करता है? स्टेकियन नलिका, जो कहाँ पाई जाती है? ग्रसनी के पास स्थित होती है। ठीक है, स्टेकियन नलिका होती है। इसका कार्य याद रखना, स्टेकियन नलिका के छिद्र क्या करते हैं? नासा ग्रसनी में स्थित, नासा ग्रसनी होती है उसमें स्थित होते हैं। ये नलिका कान और गले के बीच दबाव के संतुलन को बनाने करती है। कहीं कहीं हमारी नासा है, मुख है, कान है, ठीक है, और नाक है, ये क्या करते हैं? गले होगा, एक ही चीज से जुड़ा होता है। ठीक है, उनको क्या करते हैं? दबाव को संतुलित बनाने का कार्य करती है, स्टेकियन नलिकाएं करती है। ठीक है, ये याद रखना, स्टेकियन नलिका। अब देखिए, ग्रसिका या ग्रासनाल संरचना और कार्य। ग्रसिका क्या होती है? जिसे भोजन नलिका भी कहा जाता है। ग्रसनी से अमाशय, ग्रसनी से भोजन क्या आ जाता है? अमाशय भोजन को पहुंचाने का कार्य करती है। और यह एक पतली पेश नलिका है। ग्रसनी से भोजन आया, ग्रसनी से भोजन को अमाशय तक ले जाने का कार्य करती है, ग्रास नली करती है, ये होती है। ये ग्रसिका हो गया, ये मुख हो गया, ये होगी ग्रास नली। ग्रास नली, ग्रास नली से भोजन जाएगा अमाशय के अंदर जाएगा। ठीक है, पतली पेश नलिका जो डायफ्राम के माध्यम से उदर गुहा में प्रेस करती है और अंत में अमाशय तक बांधती है। ये अपना डायफ्राम हो गया। डायफ्राम के माध्यम से, डायफ्राम से होते हुए कहाँ जाती है? अमाशय तक जाती है ये। ठीक है, अमाशय तक जाएगी। मुख्य विशेषता देखो इसकी, इसके 2 छिद्र होते हैं। ग्रसनी के अंत में 2 छिद्र होते हैं, घाटी और निगल द्वार। ग्रसनी के अंत में 2 छिद्र होते हैं, एक घाटी होते हैं, एक निगल द्वार होते हैं। ठीक है, ग्लोटिस बोलते हैं या गुलेट होते हैं। ये श्वास नली से जुड़ा होता है, ये भोजन को प्रवेश का रास्ता है। ठीक है, 2 होते हैं, घाटी और निगल द्वार, ग्रसनी से है। आहार नाल में क्रमांकुंजन गति, देखो आहार नाल में क्रमांकुंजन गति गति पाई जाती है, जिससे भोजन मुख से अमाशय तक आगे बढ़ता है। सर्वाधिक क्रमांकुंजन गति अमाशय में पाई जाती है, जबकि सबसे कम होती है गुदा में होती है। क्रमांकुंजन गति का मतलब क्या? एक तरफ से अपनी समझ सकती है, वाइब्रेशन समझ सकते हैं, तो भोजन को आगे आगे पहुंचाने का कार्य करेगी। अमाशय में आ गया, अमाशय में क्रमांकुंजन गति होगी तो भोजन पचेगा और उसका अवशोषण होगा थोड़ा बहुत, फिर वहां से जाएगा छोटी आंत में, छोटी आंत में क्रमांकुंजन गति से यानी कि थोड़ा वाइब्रेशन होगा, फिर जाएगा बड़ी आंत में, बड़ी बड़ी आंत से गुदा में जाएगा और वहां से अपशिष्ट के में बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये क्रमांकुंजन गति होती है। कि एक तरफ से अपनी बॉडी से वाइब्रेशन होता रहता है, यानी कि हिलता रहता है भोजन, ये होता है कर्माकुंजन गति होती है। सबसे अधिक कहाँ से होगी? कर्माकुंजन गति सबसे अधिक कहाँ होती है? अमाशय में होती है, और सबसे कम होती है गुदा में होती है। इतना यहाँ से यहाँ पर याद रखना। देखिए, एपिग्लोटिस का मुख्य कार्य क्या है? एपिग्लोटिस का मुख्य कार्य क्या है? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना, या वायु को श्वास नली में जाने से रोकना, या फिर भोजन को अमाशय में जाने से रोकना, या फिर वायु और भोजन दोनों को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकना। एपिग्लोटिस, या जिसको क्या बोलते हैं? घाटी ढक्कन बोलते हैं। इंग्लिश में यह वर्ड याद रखना, एपिग्लोटिस। कुछ वर्ड ऐसे होंगे आपको जब हिंदी में पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और इंग्लिश वाली लैंग्वेज को पढ़ोगे तो वहां से समझ में आ जाएगा। एपिग्लोटिस को याद रखना, क्या होती है? मुख्य घाटी होती है। ये क्या करती है? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। ठीक है, देखो इस प्रकार होती है ये एपिग्लोटिस। ये हो गया, यहाँ से ग्रसनी के माध्यम से जब भोजन आ रहा है, ये भोजन आएगा तो ये क्या होती है? बंद हो जाती है यहाँ से। ठीक है, श्वास नली से जुड़ी होती है, यहाँ से क्या होती है? बंद हो जाएगी तो सीधा क्या आ जाएगी? ग्रास नली के माध्यम से अमाशय में चला जाएगा। अगर ये खुली रहेगी तो श्वास जब होगा, श्वास नली में फंस जाएगा तो संवेदना होती है। ठीक है,
कई बार जब भोजन खा रहे होते हैं तो एकदम से ध्यान भोजन पर पूरा नहीं होता है, तो अपनी श्वास लेने में फँस जाता है, तो फिंकी वगैरह इस प्रकार की समस्या पैदा पैदा होती है, ठीक है? अब देखो, लंबाई और संरचना, ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी पेशी नलिका है, ग्रास नली, ठीक है? ये श्लेष्म और चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जो भोजन को फिसल कर आगे बढ़ाने का कार्य करती है। श्लेष्म में भी पाया जाता है, किसमें? ग्रास नली में। और गाठी ढक्कन एपिग्लोटिस जिसको बोलते हैं। ग्लोटिस द्वार के ऊपर एपिग्लोटिस पाया जाता है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है ताकि भोजन शरीर पे अमाशय में जाए, ठीक है? पाचन क्रिया, ग्रसनी और ग्रास नाल में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, याद रखना, इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसी वजह से यहाँ पर किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। केवल पाचन कहाँ होता है? मुख से होता है, जिसका स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। उसके बाद ग्रसनी और ग्रास नाल में किसी प्रकार का पाचन नहीं होगा। फिर उसके बाद अमाशय में पाचन होगा और छोटी आंत में सबसे ज़्यादा, ठीक है? और सबसे ज़्यादा पाचन की क्रिया किस में होती है? अमाशय में होती है। उसके बाद अवशोषण वगैरह छोटी आंत बड़ी आंत में होता है। और इसलिए यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है, यह सिर्फ भोजन को अमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। केवल भोजन को क्या करेगी? अमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है? चलिए, ये हो गया अपना ग्रास नली तक, ठीक है? अब देखिए, मुख में पढ़ लिया आपने, दृश्य के बारे में पढ़ लिया, ग्रास नली के बारे में पढ़ लिया, और नेक्स्ट अपने वीडियो में पढ़ने वाले हैं अमाशय के बारे में पढ़ेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे थे यहाँ से मैंने बता दिया आपको कौन कौन से प्रश्न जो हमेशा अधिकतर बार पूछ जाते हैं। तो नेक्स्ट अपने अमाशय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? चलिए, टेस्ट सीरीज कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो नाने क्लासेस के ऐप पर ये दे रखा है, वहाँ से इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है, 15 टोटल टेस्ट होंगे, 12 माइनर टेस्ट है, टॉपिक वाइज है, 2 रिवीजन टेस्ट है और 1 होगा आपका मेजर टेस्ट हो जाएगा लास्ट में, ठीक है? ताकि साथ साथ में आप टेस्ट देते हो। टेस्ट का देखो महत्व क्या होता है, जितनी भी टेस्ट सीरीज वगैरह होती है, अपने को साथ साथ में ये पता चलता रहता है कि क्या अपना स्कोर बन रहा है, कितना अपने पढ़ रहे हैं। ये थोड़ा सा इसके माध्यम से थोड़ा सिलेबस भी जल्दी हो जाता है, ठीक है? तो ज्वाइन करने के लिए नानी क्लासेस के ऐप पर दे रखा, वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।